पास दोस्त था तो मैं कहूँगा एंटागोनिस्ट आपके पास दुश्मन होता है, जो ना तो सिर्फ एक्टिविटी को रोकता है बल्कि Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, this is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of MSQ Foundation, and you all are welcome in the online pharmacy classes. स्टूडेंट्स, हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपसे टॉपिक्स पूछे कि किन टॉपिक्स पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं, और उनमें हमें बेशुमार टॉपिक्स मिले। हम एक एक करके उन तमाम टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो लेक्चर होगा हमारा बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी पर। हम बेसिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर और कुछ डेफिनेशंस क्लियर करेंगे ताकि आगे जब हम डीप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो हमें आसानी हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटे डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी से। हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच इज कंसर्न विद द यूज, इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। इस्तेमाल कैसे की जाती है, वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और उस दवा का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। अगला सवाल हमारे जहन में आता है कि फार्माकोलॉजी का पर्पस क्या है। नाउ इट इज द साइंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी एंड टू द ड्रग इटसेल्फ। हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि दवा के साथ क्या हो रहा है और आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। एवरी मेडिकेशन वी टेक ऑल्टर्स द केमिस्ट्री विद इन आवर बॉडी। जिस भी दवा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेफिनेटली वो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को जाकर चेंज करती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, मगर वो हमारे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड जरूर करती है, समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक हम फिगर फॉर्म में देखते हैं कि ये हमने लिखा फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी. It moves to the target organ, receptor, protein, signaling pathway, mechanism, physiological effect, and dose response. And what is pharmacokinetics? What the body does to the drug. Administration, absorption, distribution, metabolism, excretion via urine, and plasma drug concentration. जो फार्माकोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं फार्माकोलॉजी का आगाज कहाँ से हुआ और किस साइंटिस्ट को हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो इस वक्त बच्चों आपके सामने सर ऑस्वाल्ड मौजूद हैं जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहे जाते हैं। ही वाज अ जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट। इन्हें रिगार्ड किया जाता है एज अ फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ही पुट फॉरवर्ड मनी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन फार्माकोलॉजी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमें याद रहेगा कि सर ऑस्वाल्ड इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। बच्चों, फार्माकोडायनामिक्स में जो वर्ड हमने पढ़ा था उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये देखो यहाँ से मेडिसिन एंटर हो रही है बॉडी में। एब्जॉर्ब, हाउ विल इट गेट इन, किस तरह एब्जॉर्ब होगी ये आपको फार्माकोकाइनेटिक्स बताएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ट्रांसपोर्टर्स के जरिए, कहाँ कहाँ पर जाएगी, कहाँ कहाँ मेटाबोलाइज होगी, कौन कौन से एरिया में जाएगी, और फिर लास्टली बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी। इन चारों बातों पर कंप्लीट बेस कर रही होगी हमारी फार्माकोलॉजी। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ पर मुख्तलिफ साइट्स देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑटिक प्रिपरेशंस भी हैं, ऑक्यूलर आई स्किल्ड प्रिपरेशंस भी हैं, इनहेलेशंस भी हैं, ओरल प्रिपरेशंस हैं, सबलिंगुअल बक्कल प्रिपरेशंस होती हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, एपिड्यूरल होती हैं, रेक्टल सपोजिटरीज होती हैं, टॉपिकल होता है और पैरेंट्रल होता है जिसमें IV, IM और सबकुटेनियस शामिल है। ये वो तमाम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिनके जरिए हम बॉडी में दवा को एंटर कर सकते हैं। बच्चों, हम लिपिनकॉट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपके पास ये बुक भी मौजूद होगी जिसको समझने में हमें आसानी होती जाएगी। ये इस वक्त बेटे हम डायग्राम देख रहे हैं सबकुटेनियस इंजेक्शन की, और आप यहाँ पर लेयर्स देख पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए इन लेयर्स को जानना कि एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस टिश्यू और मसल, कहाँ पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जा रहा होगा आप देख रहे हैं, कहाँ पर सबकुटेनियस इंजेक्शन जा रहा होगा आप देख रहे हैं। ये एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। सबसे पहली टर्म आ रही है हमारे सामने एफिनिटी। एफिनिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द टेंडेंसी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, किस तरह वो इसके साथ ज्वाइन होती है, ये कहलाएगी उसकी एफिनिटी। नेक्स्ट टर्म में बेटे हमारे पास एफिकेसी, द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग। दवा जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसे हम नाम देते हैं एफिकेसी का। नेक्स्ट टर्म हम बहुत पढ़ते हैं पोटेंसी, द पावर ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट। दवा का ऐसी कुव्वत जिससे वो अपनी डिजायर्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। व्हाट इज अ डोज? अमाउंट ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्ट्रेड एट वन टाइम इज कॉल्ड एज डोज। एक मरतबा जो आप दवा दे रहे होते हैं उसे हम डोज का नाम देंगे। नाउ व्हाट इज अ डोजेज? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोज फॉर अ पेशेंट इज कॉल्ड एज डोजेज। आप कहते हैं कि 4 मरतबा दवा लेनी है, 250 मिलीग्राम की एक टैबलेट है, तो जब इसको आप कंबाइन कर लेते हैं तो अब ये तमाम बात कहलाएगी आपके पास डोजेज। नाउ थेरापेटिक डोज,
द डोज विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑप्टिमल थेरेपेटिक इफेक्ट, इतना डोज जिससे वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके, जिसके लिए आप वो दवा इस्तेमाल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम जो डोज आपके पास मौजूद है वो 250 मिलीग्राम है, और आप कुछ टैबलेट्स देते हैं, 3 टैबलेट्स लेनी है, इसका मतलब आप थेरेपेटिक डोज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। Maximum dose, the largest dose of drug that is safe to administration and produce no toxic effect. पैरासीटामोल की एग्जांपल ली मैंने अभी आपके सामने, 250 मिलीग्राम की टैबलेट, और हम कहते हैं 1500 मिलीग्राम इज द मैक्सिमम डोज, यानी इससे ज़्यादा अगर आप डोज दे रहे होंगे तो पेशेंट के लिए सेफ नहीं होगा, वो हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, तो वो पैरासीटामोल का मैक्सिमम डोज होगा। बिल्कुल उसी तरह हर दवा का हमारे पास मैक्सिमम डोज होता है। बायो अवेलेबिलिटी, the proportion of drug or other substance which enters the circulation when introduced into the body so is able to have an active effect। आपने दवा खाई, अब वो आपके ब्लड में कितनी मौजूद है, क्योंकि जो दवा ब्लड में मौजूद होगी वही एक्शन प्रोड्यूस कर रही होगी, इसे हम नाम देते हैं बायो अवेलेबिलिटी का। लीथल डोज, ऐसा दवा का डोज जो डेथ कॉज कर सकता है, हम उसे नाम देंगे लीथल डोज का। लोडिंग डोज, सिंगल और सीरीज ऑफ डोजेस it may be given onset of therapy with aim of achieving target concentration rapidly। आप आईवी इंजेक्ट कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि मैक्सिमम डोज बॉडी में मौजूद हो और वो थेरेपेटिक लेवल पर पहुंच जाए, तो आप उस वक्त जो डोज दे रहे होंगे, इंजेक्ट कर रहे होंगे, उसे हम नाम देंगे लोडिंग डोज का। टॉक्सिक डोज, डोज दैट कॉज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी, ऐसा डोज जिससे ड्रग टॉक्सिसिटी हमारे सामने नजर आना शुरू हो जाए, उस डोज को हम नाम देंगे टॉक्सिक डोज। याद रहे टॉक्सिक डोज और लीथल डोज में फर्क होगा, लीथल डोज में डेथ कॉज होगी, लेकिन टॉक्सिक डोज में सिर्फ टॉक्सिक इफेक्ट सामने आएंगे। एरिया अंडर द कर्व, the area under the plot of plasma concentration of a drug versus time after dosage is called as area under the curve। ये ग्राफ हम इस वक्त यहाँ पर देखते हैं बेटे, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम जब डोजेज कंप्लीट हुआ, और ये जो दरमियान का एरिया आपको नजर आ रहा है इसे हम नाम देते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया अंडर द कर्व हेल्प करता है दवा की फार्माकोकाइनेटिक्स को समझने में। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीक एंड ट्रफ। The trough level is the lowest concentration in the patient blood. Therefore, the specimen should be collected just prior to administration of the drug. The peak level is the highest concentration of the drug in patient's bloodstream. दवा देने से पहले जब आप ले रहे हैं, दूसरे डोज से पहले जब आप ले रहे हैं तो उसका ट्रफ लेवल होगा, दवा देने के बाद जब आप लेंगे तो उसका पीक लेवल होगा। आइए इस बात को समझते हैं कि देखें टॉप पर जो आपके पास लेवल मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं पीक लेवल का, लेकिन जो लास्ट में आपके पास लेवल मौजूद है, लो कंसंट्रेशन आपके पास मौजूद है, उसे हम नाम देते हैं ट्रफ का। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बिलो विच अ पेशेंट्स रिस्पॉन्स इज टू स्मॉल फॉर अ क्लिनिकल बेनिफिट, यानी वो आखिरी डोज जिससे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, अगर उससे कम आपने दिया तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। मिनिमम इफेक्ट डोज को मैं बेटे आपको इस रन आउट से समझाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं कि ये वो लाइन थी जिसके अंदर अगर रहते तो आउट होने से बच जाते, इसके बाहर हैं तो आउट हो गए। ये सारा का सारा एरिया मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन है कि अगर बेड इसके अंदर होता तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता और आउट डिक्लेयर नहीं किया जाता। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बच्चों जब भी कोई दवा हम खाते हैं, जब वो हमारे ओरल रूट से एंटर होती है तो वो किसी न किसी मेटाबॉलिज्म से गुजरकर आगे जाती है। अगर वो लिवर से पास होती है तो हम उसे नाम देते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का। यहाँ से गुजरने में दवा अपनी कंसंट्रेशन खो बैठता है। मैं यहाँ पर अगर इसे आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये आप लोग देख रहे हैं टोल प्लाजा नजर आ रहा है, यहाँ से जब भी गाड़ी गुजरनी होती है तो कोई ना कोई चार्जेस लेता है, तो मैं कहूँगा ये लिवर है। इस लिवर से जब ड्रग गुजर रही होगी तो कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे उसे, और जब वो चार्जेस देगा तो अपनी कंसंट्रेशन को वहां पर वो खो बैठता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास स्टेडी स्टेट फार्माकोकाइनेटिक्स में हम कहते हैं ऐसी कंडीशन जहां पर आपके ब्लड में दवा की कंसंट्रेशन डोज देने के बाद तब्दील ना हो रही हो, ऐसे हम नाम देते हैं स्टेडी स्टेट का। ऐसा इसलिए होता है कि जितनी दवा आप एंटर कर रहे हैं बॉडी में उतनी दवा बॉडी से एलिमिनेट भी हो रही है, तो दरमियान में आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन सामने आती है। क्लियरेंस बेटे हम समझेंगे द रेशियो ऑफ रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा। बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एगोनिस्ट। इस टर्म को बहुत मर्तबा इस्तेमाल किया जाता है जब ड्रग के मैकेनिज्म को हम समझ रहे होते हैं। ड्रग दैट अटैच टू अ रिसेप्टर एंड इनिशिएट्स एन एक्शन, या फिर ड्रग दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर एंड एक्टिवेट अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और द ड्रग एक्शन। ऐसी ड्रग आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, उसे हम नाम देते हैं एगोनिस्ट का। हम इसे समझने के लिए भी कह सकते हैं कि एगोनिस्ट दोस्त होता है,
मैं आपसे कहता हूं कि ये एगोनिस्ट है और ये रिसेप्टर था, तो इन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली और दोस्ती करने के बाद अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज किया। अब जानते हैं बेटे एंटागोनिस्ट। हम कहते हैं ड्रग दैट अटैचेस टू अ रिसेप्टर डज नॉट इनिशिएट एन एक्शन बट ब्लॉक्स एन एगोनिस्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट। ये अगर आपके पास दोस्त था तो मैं कहूंगा एंटागोनिस्ट आपके पास दुश्मन होता है, जो ना तो सिर्फ एक्टिविटी को रोकता है बल्कि ब्लॉक करता है एगोनिस्ट को भी कि वो अपना काम ना करे। एपोप्टोसिस को हम कहते हैं इट इज द प्रोग्राम सेल डेथ, यानी सेल को पता होता है कि मैं इस वक्त के बाद खत्म हो जाऊंगा। इसकी एग्जांपल्स में हम लेते हैं कि हर 120 दिन बाद हमारे आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारी बॉडी में हर 28 डेज में मेंटल साइकिल हो रही होती है, तो बॉडी के सेल्स को मालूम है कि हमें कब जाकर खत्म होना है। ऐसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को हम नाम देते हैं एपोप्टोसिस का। उम्मीद करते हैं कि बेसिक डेफिनेशंस हमें समझ में आई थी। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर्स में हम एडवांस फार्माकोलॉजी की तरफ भी जा रहे होंगे और लिपिन गॉड के मुख्तलिफ टॉपिक्स को क्लियर कर रहे होंगे। हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पढ़ रहे होते हैं, पीडीएफ नोट्स में, लेक्चर्स में, वीडियोस में, जूम क्लाउड मीटिंग्स में। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ एयर ऑफ स्टडी मैसेज कीजिए 0333224331 पर। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।